गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर वही बार बार बोलता हूँ भाई, थक गए हो तुम भी, सुनते सुनते थक गए होंगे यार। चैप्टर भी 4 चल रहा है। आज पेज नंबर लिखे हैं आपके, पेज नंबर 74 है। ठीक है, समझ लेना इसको कि पेज नंबर 74 हल्दी घाटी इंटरेस्टिंग। बचपन से सुनते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इतना हमें चट्टी से पढ़ाया गया है। महाराणा प्रताप अकबर, महाराणा प्रताप अकबर, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, मरते समय तक नहीं की। तो हल्दी घाटी का युद्ध पूरे विश्व में अमर हो गया, यही नहीं पूरे विश्व में। इसके आगे भी बताऊंगा। एक विदेश से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हमारे भारत में आए थे, तब वो कहे कि मैं भारत में जा रहा हूँ, तो माँ मैं आपके लिए वहाँ से क्या लाऊं? तो उनकी माँ ने एक ही जवाब दिया कि भारत में जब जा रहे हो तो राजस्थान में हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी के जो मिट्टी है वो मिट्टी लेके आना। तो वो जवाब सुनकर वो अब जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो उनको आश्चर्य हुआ, वो अवाक लगे कि आपने ऐसा क्यों कहा। जब तुम वहाँ जाओगे तो राजस्थान जो एक राज्य है, एक स्टेट है, वहाँ आपको मालूम हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में अमर हो गए। तो वही बात आज हम करेंगे यहाँ पे, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी के बारे में, मेवाड़ पर आक्रमण की योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए मार्च 1576 में अकबर स्वयं अजमेर जा पहुंचा। अकबर जो है वो अजमेर आ गया 1576 में, मार्च 1576 अकबर का अजमेर आना। ठीक है, नोट कर लें। मार्च 1576 में अकबर जो है अजमेर आ गया। हल्दी घाटी जो ये युद्ध के लिए, उसमें ये तो भी पता चल रहा है युद्ध कहाँ होगा। डिसाइड तो बाद में होता है, जो युद्ध जिस स्थान पे होता है उसको नाम दे दिया जाता है। कहाँ लड़ा गया? हल्दी घाटी में। कहाँ लड़ा गया? खमनौर में। कहाँ लड़ा गया? गोगुंदा में। कहाँ लड़ा गया? दिवेर में, है ना, अलग अलग। जैसे कहाँ लड़ा गया? खानवा में। फिर खानवा कहाँ पे है? भरतपुर में। कहाँ लड़ा गया? पानीपत में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो मार्च 1576 में अजमेर अकबर जो है अजमेर आ गया अकबर। वहीं पर मान सिंह को मेवाड़ की उसने सेना भेजी, यानी अकबर अजमेर से आगे अकबर नहीं बढ़ा, और मान सिंह को उसने सेनापति घोषित किया राजपूतों से लड़ाने के लिए, और वहाँ से प्रस्थान किया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए चल पड़ा। 2 माह मांडलगढ़ में रहने के बाद अपने सैन्य बल में वृद्धि कर मान सिंह खमनौर गांव में आ पहुंचा। मांडलगढ़ से खमनौर के पास वो पहुंच गया। इस समय मान सिंह के साथ कौन कौन थे? पेज नंबर 74 नीचे है लिखी हुई बुक में, यहाँ अंडरलाइन करना को। मान सिंह के साथ गाजी खां बदख्शी, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम खां, जगन्नाथ कच्छावा, सैयद राजू, मियत्थर खां, भगवान दास का भाई माधो सिंह, मुजाहिद बेग आदि सरदार वहाँ पे उपस्थित थे। क्योंकि इनकी सेना में भी जयपुर स्टेट जो था, जयपुर स्टेट के सेनापति भगवान दास, उनके बारमल, मान सिंह जो भगवान दास का पुत्र था, वो सभी इनके साथ मौजूद थे। मान सिंह जो था वो भी बहुत विशाल ताकतवर माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अब अगर मान सिंह को, महाराणा प्रताप को कुश्ती करवाई जाए तो मान सिंह वहाँ पे जीत जाता। इतना ज़्यादा बलशाली वहाँ पे मान सिंह था। तो इसके बारे में मुगल इतिहास में पहला अवसर था जब किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेनापति भेजा गया। मान सिंह को मुगल सेना का प्रधान सेनापति बनाए जाने से मुस्लिम दरबारियों में नाराजगी फैल गई। बुदायूं ने अपने संरक्षक नकीब खान से भी इस युद्ध में चलने के लिए मना कर दिया। तो उसने उत्तर दिया कि यदि सेना का सेनापति एक हिंदू न होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में शामिल होता। बुदायूं ने अपने संरक्षक से कहा, नकीब खान से, भाई तू भी इस युद्ध में चल। बुदायूं इतिहासकार था और उसने अपने जो संरक्षक था नकीब खान, उसको बोला था उसने कि भाई तू भी इस युद्ध में चल। तो उसने मना कर दिया कि इस युद्ध का सेनापति अगर एक हिंदू नहीं होता तो मैं इस युद्ध में नहीं चलता। ग्वालियर के राजा रामशाह और पुराने अनुभवी योद्धाओं ने राय दी कि मुगल सेना की अधिकांश सेनाओं को पर्वतीय भाग में लड़ने का अनुभव नहीं है, अतः उनको पहाड़ी भाग में घेर कर नष्ट कर देना चाहिए। किंतु युवा वर्ग ने इस राय को चुनौती देते हुए इस बात पर जोर दिया कि मेवाड़ के बहादुरों को पहाड़ी भाग से बाहर निकलकर
शत्रु सेना को खुले मैदान में पराजित करना चाहिए। अंत में मान सिंह ने बनास नदी के किनारे मोलेला गांव में वहां पे अपना शिविर स्थापित किया तथा प्रताप ने मान सिंह से 6 मील दूर लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। इसके लिए दोनों तैयार हुए। मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो हरावल कहलाता है। उसको हरावल मुगल सेना का सबसे आगे वाला भाग या कोई सी सेना का आगे वाला भाग यानी जो सेना होती है। एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेना जिसे मान लो ये सेना है, तो ये आगे आगे जो सेना की पंक्ति होती है ये हरावल कहलाती है। यहाँ सबसे पहले उसके बाद में इसका साथ देने के लिए इधर से सेना आएगी, इधर आधे मध्य भाग में इनका साथ देने के लिए इधर से सेना आएगी। फिर कुछ सेना जो है पीछे की ओर रखी जाती है जो अंतिम समय में अटैक के लिए तैयार रहती है। इधर इधर ये सेना, अब इधर मालूम कोई इस सेना का यहाँ तक प्रवेश हो चुका है और ये सेना इस कंडीशन में है, तो इस सेना पे तीनों तरफ से आक्रमण होगा। एक जो है ये यहाँ आक्रमण होगा, इधर वाला सेना का मुहाने पे आक्रमण होगा, इधर वाली सेना का इधर आक्रमण होगा। यानी यहाँ की जो सेना है इधर से आने वाली वो 3 तरफ से गिर जाएगी। इस तरह से एक डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है। डायग्राम है तो वो सेना 3 तरफ से गिर जाएगी। इसको हरावल बोलते थे, ठीक है। उसके साथ महमूद आगे जो हरावल चल रही थी ना, उसके साथ शायद हासिम उसकी सेनापति था। इसके साथ महमूद बादवसी रफी राजा जगन्नाथ और आसिफ खां थे। प्रताप की सेना के 2 भाग थे। प्रताप की सेना के हरावल में हकीम खां सूरी अपने पुत्रों से ग्वालियर का राम साहब, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ, सलूंगर का चुंडावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीमदेव, देवगढ़ का रावत सांगा, जयमल मेरका पुत्र रामदास आदि शामिल थे। यानी हम ये कह सकते हैं तो वहां पे वो लड़ाई केवल भूमि के लिए हो रही थी, केवल अपने जो है प्रशंसा के लिए, गुणगान के लिए, उसके लिए लड़ाई हो रही थी, किसी कौम के लिए नहीं हो रही थी। इधर भी हम बात करें अकबर की सेना में सुने तो वहां भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी शामिल थे। इधर महाराणा प्रताप की सेना की बात करें तो यहाँ भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो कोई जातीय युद्ध नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं होना चाहिए। यही मानना चाहिए हमें। आज आप स्टूडेंट हो तो हमें जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए। जाति से कोई युद्ध नहीं होता। युद्ध संघर्ष वो किसके लिए करते थे? जमीन के लिए संघर्ष करते थे। वहाँ कौम को नहीं देखा जाता था। उस समय नाक के लिए युद्ध होता था। मेरी नाक है, मुझे वो जमीन जीतनी होगी, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी, या उधर के नहीं हम ये जमीन नहीं जीतने देंगे, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। तो ये इसी प्रकार जितने भी युद्ध उठा लो, आप छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, ये कर रहे थे। उनकी जो महाराणा प्रताप की दूसरा भाग था, वहाँ सेना के केंद्र में शिव महाराणा थे प्रताप, जिनके साथ बामाशाह और उनका भाई ताराचंद। बामाशाह के बारे में आता है। बामाशाह जो अभी तो बामाशाह हम कहते हैं जो ज़्यादा दान देता है उसे बामाशाह का नाम दे दिया जाता है। 1 मिनट डिस्टर्ब मत होना, लाइट गई है। अब हम युद्ध की बात कर लेते हैं। प्रातःकाल प्रताप ने लेसिंग से हल्दी घाटी में गोविंदा की ओर बढ़ती सेना का सामना करने का निश्चय कर कूच किया। युद्ध के प्रारंभ भाग में मुगल सेना का बल तोड़ने के लिए राणा ने अपने प्रसिद्ध हाथी था, राणा का लूना उसका नाम था, उसको आगे बढ़ाया, जिसका मुकाबला मुगल हाथी गजमुख्ता था उसका नाम इसने किया। गजमुख घायल होकर वापस भागने वाला था, यानी उस समय हाथियों के बीच में भी युद्ध होता था और गजमुख वापस भागने वाला था। ठीक, लूना का मावत जो था, जो उसको चला रहा था, वो तीर लगने से घायल हो गया और लूना को वापस युद्ध भूमि से लौटना पड़ा। इस प्रकार महाराणा ने अपने विख्यात हाथी राम प्रसाद को मैदान में उतारना पड़ा। यहाँ पे देखिए आप बोर्ड पे नाम घोड़ा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। जैसा कि आप जानते हैं महाराणा प्रताप के 2 हाथी थे, एक का नाम घोड़ा था, एक का राम प्रसाद था। और राम प्रसाद जो था महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था, उनका मनपसंदीदा घोड़ा हाथी था। और अकबर ने ऐसा सुना जाता है कि अकबर जो है उसके बाद राम प्रसाद को पकड़ के दिल्ली ले जाया गया, लेकिन राम प्रसाद ने वहाँ खाना पीना छोड़ दिया और राम प्रसाद का वहाँ पे उसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। लेकिन कुछ समय बाद अकबर को उस पर दया आ गई और अकबर ने उसको वापस मेवाड़ भेज दिया। तो यहाँ अकबर की मानता दर्शित होती है। आगे देखिए, युद्ध का प्रारंभ प्रताप की हरावल सेना के भीषण आक्रमण से हुआ। मेवाड़ के सैनिकों ने अपने तेज हमले और वीरतापूर्ण युद्ध कौशल द्वारा मुगल पक्ष की अग्रिम पंक्ति व बाएं पार्श्व यानी बाएं पीछे के भाग को छीन भिन्न कर दिया।
बदायूनी उस समय का इतिहासकार था, नोट कर लो, उसका नाम था बदायूनी। ये इतिहासकार था और अकबर की सेना में, अकबर की सेना के साथ था। अकबर की सेना के साथ, ठीक है। तो आगे देखिए, बदायूनी ने उस समय कहा कि इस हमले से घबराकर मुगल सेना लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह वहां से भाग निकली है। जिस प्रकार भेड़ें निकलती है उस तरह वो वहां से भाग निकली मुगल सेना। इस समय जब प्रताप के राजपूत सैनिकों और मुगल सेना के राजपूत सैनिकों के मध्य फर्क करना कठिन हो गया, तो बदायूनी ने यह बात मुगल सेना के दूसरे सेनापति आसफ खान से एक बात कही। जब पता ही नहीं चल रहा है कि राजपूत सेना कौन सी है और मुगल सेना कौन सी है, क्योंकि मुगल सेना में भी राजपूत सैनिक शामिल थे और इधर राजपूत जो महाराणा प्रताप की सेना थी उसमें भी राजपूत सेना ही थी, तो पता ही नहीं चल रहा था कौन सी राजपूत सेना है, ठीक है। उस समय आसफ खान ने क्या कहा कि तुम तो तीर चलाते रहो, राजपूत किसी भी और का मारा जाए इससे इस्लाम का लाज होगा। क्या राजपूत इस सेना का मरे या इस सेना का मरे, इस्लाम का इसमें फायदा ही फायदा है, ठीक है। इससे मान सिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाने का बदायूनी पहले भी था, बदायूनी उसका विरोधी था, उसको ये पसंद नहीं था कि कोई राजपूत सेना का मुगल सेना का सेनापति राजपूत को बनाया जाए और हम राजपूतों के अंडर में यानी उसकी अधीनता में हम युद्ध करें, ये उसको पसंद नहीं था। किंतु जब उसने मान सिंह को प्रताप की बड़ी वीरता और चतुरता के साथ लड़ते देखा तो वो भी प्रसन्न हो गया कि इसने स्वामी भक्ति निभा रहा है। युद्ध के दौरान सैयद हासिम घोड़े से गिर गया और आसफ खान ने पीछे हटकर मुगल सेना के मध्य भाग में जाकर शरण ली। जगन्नाथ कछावा भी मारा जाता, किंतु उसकी सहायता के लिए चंदावल से सैन्य शक्ति लेकर माधो सिंह कछावा आ गया। मुगल सेना के चंदावल में मीतर खान के नेतृत्व में आपात स्थिति के लिए 100 सैनिक टुकड़ी रखी गई थी। अपनी सेना को भागते देख मेहतर खान आगे आया और चिल्लाता हुआ आया कि बादशाह सलामत, यानी अकबर खुद एक बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। उसके बाद स्थिति बदल गई, भागती हुई मुगल सेना नए उत्साह और नए जोश के साथ वापस लड़ पड़ी। हम पिछले इतिहास पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू वीडियोज में आप देख रहे हो, हर बार यहाँ पे आता छल कपट और धोखा यहाँ पे। लेकिन एक युद्ध नीति भी मानी जाती है, युद्ध की एक रणनीति होती है, युद्ध भूमि में साम दाम दंड भेद चारों नीतियां चलती है, तभी युद्ध जीता जाता है, ठीक है। राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर लड़ रहे थे और मान सिंह जो थे मर्दाना नामक हाथी पर सवार थे। रणछोड़ भट्ट कृत संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है अमर काव्य, नोट कर लो इसको, अमर काव्य। नोट करो, रणछोड़ भट्ट की रचना का नाम है अमर काव्य, कॉपी भी नोट कर लेना है। इसमें इन्होंने कहा था कि प्रताप ने बड़े वेग के साथ चेतक के अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तिष्क पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर वार किया। मान सिंह ने होदे में झुककर अपने को बचा लिया, किंतु उसका महत्व मारा गया। इस हमले में मान सिंह के हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का अगला पैर कट गया। प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादगी के झाला विदा ने राजकीय शस्त्र स्वयं धारण कर युद्ध जारी रखा और प्रताप ने युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ लिया। हल्दी घाटी से कुछ दूर बलीचा नामक स्थान पर घायल चेतक की मृत्यु हो गई, जहां उसका चबूतरा आज भी बना हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से झाला विदा, मान सिंह सोनगरा, जेमल नेत्या का पुत्र रामदास, रामसाव के 3 पुत्र वीरता का प्रदर्शन करते हुए मारे गए। सलूंबर का राव कृष्णदास चूड़ावत, घानेराव का गोपाल दास, भामाशाह, ताराचंद आदि रण क्षेत्र में बचने वाले प्रमुख जो है सरदार थे। जब युद्ध पूर्ण गति में था तब प्रताप ने युद्ध स्थिति में परिवर्तन किया, युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ दिया। मान सिंह ने मेवाड़ी सेना का पीछा नहीं किया। मुगलों द्वारा प्रताप की सेना का पीछा न करने के पीछे
बदायूं ने यहाँ पे 3 कारण बताए हैं कि मान सिंह ने जो था उसने प्रताप की भागती हुई सेना का पीछा क्यों नहीं किया। इतिहासकार जो मुगल सेना की तरफ से था बदायूं, इसने 3 कारण बताए हैं। तीन कारण बदायूं ने क्या बताया। पहला कारण जून की तेज धूप, दूसरा कारण मुगल सेना की अत्यधिक थकान, यानी मुगल सेना का थकना, तीसरा कारण मुगलों का भय। देखो 3 कारण का पहला कारण बताया कि जून माह की तेज धूप पड़ रही थी और तेज धूप के कारण अब मुगल सेना धीरे धीरे हताश हो रही थी कि उनको गर्मी जो है वो गर्मी उनको सहन नहीं हो रही थी। जैसा कि हम जानते हैं सैनिकों को युद्ध करते समय बहुत सारे बख्तरबंद वगैरह, बहुत सारे टोपी वगैरह बहुत सारे पहनने पड़ते हैं बचने के लिए, तो उसमें अंदर जो धूप लगते हैं शरीर को वो उनको सहन नहीं हो रही थी। दूसरा, मुगल सेना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि इतनी दूर से प्रस्थान करके यहाँ आना, आते युद्ध में उनको झोंक दिया जाना और बहुत ज़्यादा वो थक चुके थे। वो तो मेहतर खान ने उनको जोश दिलाया कि बादशाह सलामत सेना लेकर आ रहे हैं, उसमें उनके पास जितनी भी एनर्जी थी उन्होंने एनर्जी उसमें वेस्ट कर दी, अब वो थक चुकी थी। तो तीसरा कारण था कि मुगलों का एक भय था कि प्रताप जो है की सेना पहाड़ों की तरफ जा रही है, तो हो सकता है कि उसने दूसरी रणनीति और बना रखी हो, क्योंकि पहाड़ों की ओर जाने का मतलब है कि स्थानीय था यहाँ पे महाराणा प्रताप का, और वो वहाँ उसने दूसरी सेना और इकट्ठी कर रखी हो जो ये चाहती हो तो वहाँ पे फिर उस पर मुगल सेना पे आक्रमण नहीं करते, इसलिए मान सिंह ने उसको वहीं पे रोक दिया। तो ये 3 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मान सिंह ने जो है भागती हुई मुगल सेना का सामना नहीं किया और उनका पीछा नहीं किया। ये हमारे बताया था इतिहासकार बदायूं के अनुसार 3 कारण है ये बदायूं ने बताया था ये, जिसके यानी मान सिंह ने भागती हुई महाराणा प्रताप की सेना का सामना क्यों नहीं किया। तो आज तक के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए, क्योंकि अभी हल्दी घाटी का युद्ध खत्म नहीं हुआ, आगे हल्दी घाटी के बाद की जो घटनाएं थी प्रमुख उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इनको नोट कर लेना कॉपी में। गुड बाय, धन्यवाद।